बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सदर मुमलिकत ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ दी है, जिस पर आइनी, कानूनी और सियासी हलकों में रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इस सिलसिले में क्या ऑप्शंस हैं, ये आज का एक बड़ा अहम सवाल है। फिर हमने जब सियासी रद्द-ए-अमल की बात की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है, जो कल भी जारी रहेगा। ताहम इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाजिया मरी साहिबा ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय यह है कि तारीख का ऐलान की हतमियत इलेक्शन कमीशन की डोमेन में आती है, लेकिन उन्होंने कहा कि इनका मुतालबा यह है कि इलेक्शन का ऐलान जो भी करे, इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि पॉलिटिकली स्पीकिंग पंजाब में पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि ये जो आइंदा आम इंतखाबात हैं, इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के पास कौन सी ऑप्शंस हैं और जो इस वक्त सूरत हाल सरदस्त दरपेश है उसमें बेहतर लाएमल क्या है। सियासी जमातों की जानिब से भी मुशावरतों का सिलसिला जारी है। जहाँ एक तरफ पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, आज PMLN का अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा ने की, जिसमें नवाज शरीफ साहब की जो 21 अक्टूबर को वतन वापसी है, इस हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। पहले ही PMLN ने ऐलान किया है कि उनकी वापसी पे उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम गुफ्तगू कर रहे होंगे निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की दौरा UN, जहां वो 18 से 23 सितंबर तक UN जनरल असम्बली का जो सालाना इजलास होता है उसमें शिरकत करेंगे और 22 सितंबर को कलीदी खिताब करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो मौजूद मेहमान शख्सियत आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू का तारुफ आपसे करा देते हैं, हम किया ऑनरेबल कंवर दिलशाद साहब ने। आप सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब। हमें ज्वाइन किया है अनवर रजा साहब ने, जो नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट है, सर आपका बहुत शुक्रिया। और आमिर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है, स्काइप वीडियो लिंक पर। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम सर, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। गुफ्तगू का आगाज कंवर दिलशाद साहब, सर आपसे मैं करूंगा। कंवर साहब, आपने तो बहुत से इलेक्शंस का इनेकाद जो है वो करवाया है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सर, कल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने खत तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि 6 नवंबर बनती है तारीख इलेक्शन की, और साथ में ये भी सजेस्ट किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सियासी जमातों और सूबाई हुकूमतों से मुशावरत करके रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करे। क्या कहेंगे सर इस हवाले से आप? देखिए, पहली बात है कि मेरी असाइनमेंट जो है, मैं इसमें पंजाब गवर्नमेंट का वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर में, तो मैंने बड़े एहतियात और मोहतात तरीके से बात करनी है। सबसे पहली बड़ी अहम बात यह है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने जो खत लिखा है इलेक्शन पाकिस्तान को, वो उन्हें खत लिखना नहीं चाहिए था। वो इस लिहाज से कि जब पिछले 2 हफ्ते पहले यानी 16 अगस्त को प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन को मुलाकात के लिए मदऊ किया था, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मुलाकात से इनकार कर दिया था। इसके बाद उनके खत का जवाब भी दिया और उसने खत को मुस्तरद कर दिया, मशावरत को मुस्तरद कर दिया। फिर उन्हें लॉ मिनिस्ट्री उससे रजू किया, लॉ मिनिस्ट्री ने भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। इसके बाद 2 मुलाकातें जो हैं वो वफाकी वज़ीर कानून की प्रेसिडेंट साहब से हुई। परसों भी सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई और वफाकी वज़ीर कानून ने हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के भी तमाम आइन और कानून के हवाले से उनको ब्रीफ किया। इसके बावजूद भी खत लिखना है, वो मुझे हमारी समझ से बाहर है। हम उनका एहतराम करते हैं और फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जनाब किस कानून और आइन के तहत सदर मुमलिकत मशवरा दे रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। सदर मुमलिकत को एहसास नहीं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अच्छा। आर्टिकल 222 पढ़े मिस्टर प्रेसिडेंट, 222 पढ़े आर्टिकल, उसमें तमाम सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें बमा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी है, वो इलेक्शन कमीशन की मामलत करने के लिए आईनी और कानूनी तौर पर पाबंद है। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 220 ही कहता है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो तमाम मामलात में खुद मुख्तार है, उसके मामलात में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। आइन का आर्टिकल 218 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ का मुकाम देखना है कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। अगर मुल्क के अंदर नाखुशगवार हालात हैं, इंतशार है, खुदशार है, पुलिस स्टेशन पर खतरा है, वोटर्स को कोई इंतखाब नहीं करवाएगा, तो कौन सा आइन का आर्टिकल की बात करते हैं 90 दिन की बात? सर वो आर्टिकल कतकलामी माजरत कंवर दिलशाद साहब, कतकलामी माजरत वो आर्टिकल 45
48(5) की बात कर रहे थे कि जिसपे असम्बली की तहलील होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन का इनेकाद जो है वो आईनी तकाजा है, उसका हवाला दिया था उन्होंने अपने खत में। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अभी जो खत है प्रेसिडेंट साहब का, जैसे आपने कहा उन्होंने पहले भी लिखा था, उसका जवाब फिर आया था जिसमें मुलाकात से माजरत की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने। तो अब इलेक्शन कमीशन दोबारा से खत का जवाब देगा आपकी राय में, और इसके अलावा क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है? बात है कि मैं अर्ज करता हूँ कि तमाम लोगों को अपने आइन और कानून का तो उनको अर्ज देगा ही नहीं पता, तो पता ही कहाँ से बरिश्ती पास करके आ जाते हैं। अभी आइन का आर्टिकल 48 के साथ साथ दूसरे आर्टिकल भी जो जुड़े हुए हैं ना, एक आर्टिकल के पीछे क्यों घूम रहे हैं लैलपुर के घंटा घर की तरह। आर्टिकल 48(5) के साथ साथ आर्टिकल 218 ही पढ़ लें, 220 भी पढ़ लें, 222 भी पढ़ लें। इसके बाद उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब तक हालात साजगार नहीं होंगे, खुशगवार हालात नहीं होंगे और पोलिंग स्टेशनों पर वोटर्स को सही तरीके से जाने की जो है वो रास्ता नहीं हमवार होगा, तो इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं भी करवाएगा। 90 दिन कहाँ से आ गया बीच में? 90 दिन एक तरीका कार है, 90 दिन में इंतखाबात करवाए, लेकिन आर्टिकल 218(3) ये कहता है कि जब तक मुल्क के हालात साजगार ना हो, शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन मुतमईन ना हो, तो इंतखाब नहीं करवाएगा वो। तो ये सारे मामला हैं। सदर पाकिस्तान को ये किस कानून में लिखा हुआ है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चल जाए? सदर पाकिस्तान को कहाँ लिखा हुआ है कानून के जी आप सियासी जमातों से मशावरत करें? तो मिस्टर प्रेसिडेंट, मुल्क में 126 सियासी पार्टी रजिस्टर्ड हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन 126 पार्टियों से मशावरत करेगा? तो ये क्या बात होगी? इलेक्शन कमीशन पास करना खुद इख्तियारात हैं। इसी तरह हम सदर साहब से कहते हैं, आपने बिला वजह खत लिखा, खत लिखने को राय दी है आपकी, इलेक्शन कमीशन का मीटिंग होगी तब तो देंगे, वो अपने पुराने मौके पे कहेंगे जनाब हम हल्का बंदियां करवा रहे हैं, इंतखाबी लिस्टें बना रहे हैं, वो भी आर्टिकल 51 का जो सब सेक्शन 5 के तहत हम हल्का बंदियां करवा रहे हैं। तो क्या मिस्टर प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन की आर्टिकल 51 की खिलाफवर्जी करे? तो हल्का बंदी छोड़ दे। कंवर साहब, आपने सर ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया सर, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया, जरा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी शाजिया मरी साहबा थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रही थी हमारे साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब से, उनसे मैं जरूर जानना चाहूंगा, फिर आपसे इस पर रहनुमाई लेंगे अनवर रजा साहब से भी। बैरिस्टर आमिर साहब बहुत शुक्रिया। आपने सुना कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं सिर्फ एक आर्टिकल नहीं, बहुत से आर्टिकल्स हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खुद मुख्तार इदारे उन्होंने तयन करने के इलेक्शंस के इनेकाद कब मुआफिक है। सिक्योरिटी की भी उन्होंने बात की। आज भी सेनेटर हाफिज अहमदुल्ला साहब पर हमला हुआ, अल्लाह ताला ने उनकी जान बचा ली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मस्तूंग में। दूसरी तरफ डिलिमिटेशंस पे भी उन्होंने कहा 30 नवंबर का तो खुद शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने दिया है। तो पीपल्स पार्टी का मौकफ ये कि इलेक्शन जल्द हो, बर वक्त हो, 90 दिन में हो, जबकि कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि ज़ाहिर बात है अब डिलिमिटेशंस होनी है, 30 नवंबर की तो लास्ट कट ऑफ डेट है, फिर अपील्स में जाते हैं, तो इलेक्शंस की तो बात जनवरी फरवरी में आ रही है। पीपल्स पार्टी को इसरार कर रही है कि 90 दिन में हो, बेशक डिलिमिटेशंस भी करा लें। देखिए, मौकफ तो इसमें ना मेरा ना कंवर दिलशाद साहब का अहम होगा। उन्होंने कानूनी शिकें जो बताई हैं जी, इस पे तो ये हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन बाख्तियार इदारा है, लेकिन किसके लिए? इलेक्शन करवाने के लिए। और इलेक्शन कब करवाने के लिए? मुकर्ररा मुद्दत के अंदर करवाने के लिए। और कैसे करवाने के लिए? शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए। अब ये चीजें तो सारा आइन वाज़े तौर पे बता रहा है। अब अगर आइन किसी जगह पे मुद्दत का तयन कर दे, तो उस मुद्दत के तयन से अगर आगे जाना है, तो क्या सिर्फ इलेक्शन कमीशन खुद से ये फैसला कर लेगा कि मुझे इससे आगे जाना है? क्या इलेक्शन कमीशन वो इदारा है जो फैसला करेगा कि हालात साजगार हैं या नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन वाहिद और फकत वो इदारा है जो मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल को इत्मीनान बख्श या गैर इत्मीनान बख्श करार दे सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन वो इदारा है जो आइन की मंशा को, खुद ये 12वें नंबर पे है इलेक्शन कमीशन के आईनी जो मर्तबा है, क्या आइन की से इनहराफ करने की कोशिश भी कर सकता है? इन सवालात के जवाब भी लेने चाहिए। देखिए, बात फिर वही है, एक मौकफ वो है जो सदर अलवी ने लिया, वो कोई मौकफ नहीं है, वो शरारत है, वो इंतशार है, वो फितना है। अगर उनका मौकफ था कि इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत पे 90 दिन में करवाना 48(5) के तहत मेरा हक है, तो उन्हें जिस दिन ये 9 अगस्त को उन्होंने समरी पे साइन किए, असेंबली की तहलील वाली समरी पे, उसी दिन साथ एक लेटर इशू कर देते कि फलां तारीख को इलेक्शन होंगे। एक महीने तक एक शख्स कभी इस तरफ गिरता है, कभी उस तरफ गिरता है, कभी उसकी सुनता है, कभी उसकी सुनता है। और क्या उनके शोशों के साथ आइन उनके ताबे चलेगा? नहीं। सदर अलवी वो शरारती किरदार है जिसने बतौर सदर के मनसब को बेवकार किया है।
इन्होंने सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस जारी करने का रिकॉर्ड कायम किया है 4.25 साल पीटीआई की हुकूमत में। और उसके बाद ये वाहिद सदर हैं जिन्होंने असेंबली के मुंतखब वजीर आजम से हलफ लेने से इनकार किया है। ठीक। और उसके बाद बड़े ही तरीकों से ये कहा है जी मेरा तो अमला नहीं मान रहा, मेरा तो अमला मेरी नहीं बात मानता। तो मैं समझता हूं उनकी मानने की जरूरत है, लेकिन सदर अलवी की आड़ में किसी इदारे को यह हक हासिल नहीं है कि वो आइन से रूगर्दानी कर सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फर्ज है कि इंतखाबात को 90 दिन की मुकर्ररा मुद्दत के अंदर शफाफ तरीके से, मुनसिफाना तरीके से करवाए। लेकिन जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे सर बैरिस्टर साहब, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे ये मंजूर हुआ है, नोटिफिकेशन हो गया है डिलिमिटेशंस का, नए सेंसेस का, तो उसके तहत नई हल्का बंदियां नहीं होनी सर आमिर साहब? नहीं, जो हल्का बंदियां होनी है अनवार साहब बहुत थोड़े से हल्के, अच्छा, चंद डिस्ट्रिक्ट में फर्क पड़ता है। बड़ा ये फर्क आईनी या मसला, ये कानूनी मसला है। आइन में तो कहीं नहीं लिखा डिलिमिटेशन का, कानून में लिखा है। अच्छा। आइन में तब होता कि अगर सूबों की नशिस्तें बदलती, मतलब अगर पंजाब की कम हो रही हैं, बलूचिस्तान की बढ़ रही हैं, जो तो फिर आईनी तरमीम होती, उसके लिए वक्त दरकार होता, फिर तो हम कह सकते थे। अब तो आइन के साथ तो मामला ही नहीं है। एक तरफ है आइन की शिकें, एक तरफ है कानून। कभी भी कानून ओवररूल नहीं कर सकता आके आइन को। इस चीज को बारहा रखें। हम इलेक्शन कमीशन पे मुकम्मल एतमाद रखते हैं, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, हम इलेक्शन कमीशन के साथ चलना चाहते हैं। हम एक सियासी जमात हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को हम आइन से इनहराफ नहीं करने देंगे। अगर उनकी कोई मजबूरियां हैं तो डिस्कस करे, गुफ्तगू करे। आपका वक्त तो गया था ना, एक महीने से गूंग हो जाना, गूमगू की कैफियत में रहना 1 महीने से ऊपर गुजर चुका है, और इसमें खामोशी इख्तियार करना ये मुजरिमाना गफलत है। सर ये मैं इस पे सर मैं कंवर दिलशाद साहब का जवाब लेता हूं, लेकिन मैं अनवर रजा को भी शामिल करूंगा। अनवर माजरत, आपका देर से आ रहे हैं। गुमगू की सूरत हाल आप जवाब दीजिएगा कि एज ए जर्नलिस्ट एनालिस्ट आप क्या राय रखते हैं जो बैरिस्टर आमिर साहब कह रहे हैं? कल भी सवाल उठाया था कि अगर इलेक्शन कमीशन जो भी डेट उनको मुनासिब लगती है अगर वो अनाउंस कर दें तो ये जो गुमगू की सूरत हाल है ये खत्म हो जाएगी। यू एग्री? अच्छा अनवर साहब, देखिए कि ये गुमगू की कैफियत पैदा क्यों हुई। पहले तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो एक आईनी इदारा है जिसको पार्लियामेंट ओवर रूल कर सकती है, आपने ये फैसला किया कि नई हल्का बंदियाँ होंगी, फाइन, आपका फैसला है और पार्लियामेंट ने किया, और पार्लियामेंट को आप सुप्रीम जानते हैं। अब उस फैसले में अगर आप इलेक्शन कमीशन की तरफ आ जाइए, अगर इलेक्शन कमीशन सीसीआई के फैसलों को तस्लीम नहीं करता तो लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज वाले वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे कि एक आईनी फोरम ने एक डिसीजन लिया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपकी बात कर रहा हूं, लेकिन आज वो अप्रोच किया था पीटीआई ने बैरिस्टर अली जफर साहब से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी दरखास्त। वापस कर दी तो वो दोबारा सबमिट कर देंगे, वो एतराज दूर कर देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ आइए, 90 दिन के अंदर अगर इंतखाबात करवाने हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल रेडी है? ठीक, वो कहते हैं हम 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवा देंगे। अब फिर डिलिमिटेशन वाला मामला कहां पे गया? उस पर भी लोग साहब कहते हैं उसके सूबों की नशिस्तें नहीं बनती ना। अगर नशिस्तें नहीं बनती तो फिर डिलिमिटेशन हो लेने दीजिए, क्योंकि आफ्टर इलेक्शन आप ये देखिए इसके नताज को तस्लीम कौन करेगा? जो हारने वाले होंगे वो डेफिनेटली ये बात करेंगे कि सेंसेस नहीं हुए, नई हल्का बंदियां नहीं हुई, हम का बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, फिर जो 5 साल के लिए मुंतखब होकर आएगा, अगर इंतखाबात होते हैं तो मुझे बताइए उसको हुकूमत नहीं करने दी जाएगी। फिर हारने वाले, फिर अपोजिशन वाले जो भी होंगे वो सड़कों पर होंगे और इस मुल्क के साथ यही खिलवाड़ किया जाएगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि देखिए ये बात तय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो डेट दे। इंतखाबी इस्लाहात में ये तय हो चुका है। जब ये तय हो चुका तो फिर उस वक्त सदर ममलिकत को ये लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं थी। वो इसलिए ज़रूरत पेश आई कि वो एक सियासी जमात के कारकुन की हैसियत से वहाँ पर बैठे हैं। लेकिन वो मीडिया की खबरें तो ये हैं कि वो जो सियासी जमात है वो भी खुश नहीं है उनकी। एक आईनी ओहदे को बेतौकीर कर रहे हैं। मुझे बताइए कि जब आपसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मिलने से इनकार कर दिया तो आप उस वक्त ये लेटर क्यों ना लिखा आपने कि जब आपकी आईनी मुद्दत 9 सितंबर को पूरी हो रही थी। लिहाजा आपने ये लेटर लिखकर यह साबित किया कि आप मुल्क में अदम इस्तेहकाम सियासी लाना चाहते हैं। सर तजवीज़ दी है ना, सदर साहब ने ऐलान तो नहीं किया, तजवीज़ दी है ना, प्रपोजल है ना। देखिए तजवीज़, इस तजवीज़ पर एक डिबेट शुरू होगी। जो मुल्क के रियल इश्यूज हैं वो कहां पर गए? वो तो दब कर रह गए ना। क्या इस मुल्क में ये सिर्फ यही रह गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सियासी केसेस हैं उनका स्पीडी ट्रायल करना? आपको अनवार ये याद नहीं, आज मैं खबर पढ़ रहा था कि लाहौर की एक बेवा जिसका 4 मरले का एक मकान था, उसका फैसला 20 साल बाद हुआ जब वो मर चुकी थी। तो मुझे बताइए कि क्या ये इंसाफ है? मुझे बताइए। और इलेक्शन कमीशन की तरफ आ जाइए। इलेक्शन कमीशन उस वक्त तक इंतखाबात नहीं करवा सकता जब तक उन्हें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सिक्योरिटी से मुतल्लिक इत्मीनान ना हो।
मेरी खुद वहाँ पर बड़े जिम्मेदारान से बात हुई है, उन्होंने कहा क्या हम ये खूनी इलेक्शन करवा दें और क्या इस तरह के इलेक्शन करवा दें कि जो तारीख में रिग्ड इलेक्शन हो और उसको कौन तस्लीम करेगा। देखिए ये बहुत बड़े सवालात हैं, इनके जवाब आने चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है, मेरी एक प्रपोजल है जो मुझे समझ आती है, ये जो आपने हिजान और गुमगू की कैफियत की बात की, कि मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट चले, अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं तो अदलिया, अदलिया नहीं तो एक आईनी इदारा तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो तमाम स्टेक होल्डर्स को जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनको बिठाएं, उनको अगर तमाम मुशावरत तो की है इलेक्शन कमीशन, तमाम सियासी वफूद से मुलाकात तो की है ना। अगर वो सारी सियासी जमातें 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप करवा लीजिए, और अगर वो डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन इस पर कंसेंसस होना बहुत जरूरी है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसेंसस होना जरूरी है। कमर दिलशाद साहब, सर इसका जवाब दीजिए। कोई बैरिस्टर आमिर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है, लेकिन वो उनका ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना आईनी तकाजा है। जो आप डिलिमिटेशन का कह रहे हैं, कहते हैं वो कानूनी तकाजा है, वो आइन लेकिन ओवर राइट करता है कानून को। कमर साहब नहीं, ठीक है, हमारे दोस्तों की पॉइंट ऑफ व्यू हम मेरे एहतराम करते हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन दुरुस्त बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन भी तो बंद गली में खड़ा हो गया ना। अब मुश्तरका वफादात कौंसिल ने अचानक 5 अगस्त की रात को 11 बजे गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जनाब हल्का बंदियां, उस पर गजट नोटिफिकेशन कर दिया, मतलब शुमारी गल्स में आइन का आर्टिकल 51 का जो सेक्शन 5 है उसमें लिखा हुआ है कि जो लास्ट रिजल्ट होगा मतलब शुमारी का, उसकी बुनियाद पर हल्का बंदी की जाएगी। तो अब इलेक्शन कमीशन तो दोराई पे खड़ा हो गया। एक तरफ आइन का आर्टिकल 51, अगर ये मुश्तरका वफादात कौंसिल का फैसला ना आता तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो शेड्यूल का हमें पता लगा था, हमें मालूम था कि उन्होंने जो असेंबली डिसॉल्व हो गई थी 9 अगस्त को, तो इन्होंने 7 नवंबर को इंतखाबात करवा देने पुरानी हल्का बंदी पर जो 5 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी का नोटिफिकेशन किया था, तमाम मरहले पूरे करने के बाद, अदालती कार्रवाई के मुकम्मल के बाद, तो बड़ी शानदार हमारी हल्का बंदियां बनी हुई थी, उसकी बुनियाद पर इंतखाबात करवा देते। ये बीच दरमियान में जो मुश्तरका वफादात कौंसिल का फैसला आया, इससे सारे राय खुल गए। एक तरफ आइन को, वो भी आइन का आर्टिकल 51, वो भी आर्टिकल 224, सदर मुमलकत का भी एहतराम, उनका भी आर्टिकल 48(5) का जोर, ये सारी बातें जो हैं वो मुश्तरका वफादात कौंसिल का जो फैसला रात को 11 बजे आया, उससे ये सारे मामला जो थे पेचीदा होते चले गए। जब इलेक्शन कमीशन भी आइन और कानून के मुताबिक ही चल रहा है, और भी आइन का आर्टिकल 51 है। अब इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए जो रोड मैप दिया हल्का बंदियों का और इंतखाबी फरिश्तों का, वो 30 नवंबर को दे दिया। 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है इस फैसले पर फौरी तौर पर वो इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देगा। वो इंतखाबी शेड्यूल होता है 50 दिन का, तो वो हमारे हिसाब से बनता है 20 से 25 जनवरी। तो हमारे ख्याल के मुताबिक, उस शेड्यूल के मुताबिक ये इलेक्शन मुल्क हो जाएंगे 20 और 25 जनवरी को। एक सबसे बड़ी अहम बात, हमारे दोस्त बैठे हैं, सारे एहतराम है सबका, अब इस इलेक्शन को जिस अंदाज से सबूताज किया गया है वो बड़े अजीबोगरीब कहानी है। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बाज़ नागुज़ीर हालात की बिना पर, सब दोस्तों को पता है क्या नागुज़ीर हालात थे, पार्लियामेंट ने फंड नहीं दिए, असली क़यादत ने हमें एहलकार नहीं दिए, तो उन्होंने कहा कि चले इलेक्शन जो है वो उन्होंने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए 8 अक्टूबर को इंतखाब की डेट मुकर कर दी। अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसको फैसले को चुप खराते, खामोश रहते, आज खुद नोटिस न लेते 184(3) के तहत, तो इलेक्शन कमीशन ने मोहल्ला 8 अक्टूबर को इंतखाबात करवा देने थे। अगर बीच में मुश्तरका वफादात कौंसिल आ भी जाती तो उन्होंने मुश्तरका वफादात के फैसले को नजरअंदाज कर देना था। यानी हम तो स्टैंड कर चुके हैं, 8 अक्टूबर का हमने इंतखाब करवाने। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, कानून करार दे दिया, तो इलेक्शन कमीशन खामोश हो गया। तो ये सारे मामला, सारे इदारे बीच में शामिल हैं। फिर चीफ इलेक्शन कमीशनर ने खत लिखा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को और ऑनरेबल स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को, जनाब सुप्रीम कोर्ट हमें रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है, हमें आगे नहीं चलने देती। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इख्तियारात, खैर जवाबदारी को हरत पर हमला कर दिया है, हमारी खुद मुख्तारी छीन ली गई है, हमें बेबस इदारा बना दिया है। तो तब जाकर इंतखाबी इस्लाहत हुई और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इख्तियारात दिए गए कि आप इंतखाबात की डेट आप ही मुकर्रर कर दें और प्रेसिडेंट की मशावरत खत्म कर दी। ये सारे मामला को इकट्ठे लेकर चलना चाहिए ना, एक तरफ कोई इदारे की तरफ ही जाते हैं। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। जस्टिस उमर अख्तर बंदियार साहब तशरीफ ला रहे हैं, अब मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, वो जा रहे हैं कल परसों, जनाब एक आसिफ सूरी साहब का एक केस चल रहा था, तो आपने 5 साल तक शख्स को आपने स्टे पे रखा, आप घर चले गए, असेंबली डिसॉल्व होगी, आप ही कल का चार्ज छोड़ के घर जा रहे हैं, तो देखिए उसका फैसला नहीं आया। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनको नाअहल करार दिया था।
तो लेकिन उसको अपने स्टे ऑर्डर दिया और स्टे ऑर्डर का स्टे का एक दिन भी केस नहीं चला, जबकि आप रात को 11-11 बजे भी अदालतें खोलते रहे। लेकिन सारे मामला जो है ये सब चीज सामने आ रही है। अब आप उमर बंदियाल साहब चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान में जा रहे हैं कल परसों, उनसे सवाल पूछेंगे, हम हर जगह पूछते रहते हैं, उनके जमाने में पूछा हमने कि राम आपने कासिम सूरी का मुकदमा क्यों नहीं आपने टेकअप किया। अहम नुकता उठाए कंवर साहब, आपने अहम नुकतात उठाए। पाकिस्तान को आपने फैसला दे दिया कि जी हम आपके फैसले को कानून करार देते हैं, हम आपके शेड्यूल को कानून करार देते हैं, तो आपने कासिम सूरी साहब का तो नहीं फैसला किया। ये सारे लोग पूछते हैं, अदालतों पे एतमाद खत्म होता जा रहा है मेरे दोस्त, सारे मामला होते हैं। हम भी दुख दर्द के साथ बैठे हुए हैं। अब भी है कि चलो इंतजार कर लें, इलेक्शन 20-22 जनवरी को हो जाएंगे, खामोशी हो जाएंगे, हल्का बंदी भी होने दें, इंतखाबी फीसदी बढ़ने दें, तो इलेक्शन कमीशन भी अपने रोक कर रहा है। अब आप हैरान होंगे कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 15 लाख का स्टाफ की लिस्टें तैयार कर ली है। ये 15 लाख का स्टाफ आएगा पोलिंग स्टेशन, 1,10,000 पोलिंग स्टेशन बनने हैं। इसके बाद तमाम रिटर्निंग ऑफिसरों की ट्रेनिंग हो गई है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरों की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब ये जहर है कि इलेक्शन जो है हल्का बंदी होने के बाद, इंतखाबी फैसले बनने के बाद इंतखाबात हो जाएंगे आपके। कंवर साहब आपने मुफस्सिल जवाब दिया। सर इस मौके पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद तो बैरिस्टर आमिर साहब के सामने नुकात रखेंगे। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्त के बाद दोबारा लौट के आते हैं। प्रोग्राम सचते देखते रहिए। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिज़ाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग, दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलवों पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, उस पर भी बात करते हैं। गवर्नर शाह साहब ब्रेक से कबल हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़े मुफस्सल अंदाज में तमाम सूरत हाल का अहाता किया। आमिर भाई, ये आपसे मैं जानना चाहूँगा, CEC का इजलास हुआ है, उससे कबल चूँकि पीपल्स पार्टी की राय है और जाहिर बात है हम हर पार्टी की राय का एहतराम करते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन का होना, आपने उसके कानूनी और आईनी पहलुओं का भी अहाता किया, लेकिन कुछ पोजीशनिंग ली हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो इस नुक्ते को हैमर कर रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो। आसिफ जरदारी साहब डिफरेंट व्यू ले रहे हैं, वो कहते हैं नहीं, हल्का मंदियां होना भी जरूरी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज दोनों जो अहम लीडरान है पीपल्स पार्टी के, उनकी जेर सदारत जो आपका आम तरीन फैसला साज इदारा है CEC, उनका इजलास हो रहा है, तो ये दो अलग-अलग राहें पाई जाती हैं। मतलब आसिफ जरदारी साहब का एक और व्यू है और बिलावल साहब का दूसरा। देखिए, कोई व्यू में फर्क नहीं है। CEC का हमारा इजलास जारी है, कल इंशाल्लाह दूसरे दिन इजलास होगा और कल हम सारे फैसलों का तफसीली मीडिया के सामने ऐलान भी करेंगे। कोई मौकफ में तब्दीली नहीं, मौकफ आइन से हट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई मौकफ इख्तियार नहीं कर सकती। जो आइन कहते हैं, देखिए डिलिमिटेशन कानूनी तकाजा है, आइनी तकाजे को पसे-पुश्त नहीं डाला जा सकता कानूनी तकाजे से। दूसरी बात, हम लोग वो नहीं है, इस वक्त दो एक्सट्रीम्स हैं, एक वो PTI वाली नाजेबा जुबान और तज़यीक आमेज़ तनकीद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और आरिफ अलवी साहब के साजिशें और इंतशार और फितना, और दूसरी तरफ एक वो है गुमगू और खामोशी और तज़ब्ज़ुब और तब्दील। पीपल्स पार्टी इत्तेदाल की राह पे है।
हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, करना चाहते हैं उसके आईनी अमल के लिए। ये तो कोई मुश्किल नहीं ईसीपी के लिए। ईसीपी का ताल्लुक ही सियासी जमातों से होता है। 1 महीने से ज्यादा का अरसा, 5-10 दिन ऊपर हो गए असेंबली को गए और निगरान हुकूमत के आए हुए। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सीरियसली एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लेनी चाहिए थी। वो बुला सकते हैं और उनसे इस वक्त बाख्तियार इदारा भी कोई नहीं है। हम तो उनकी तरफ उन्हीं की क़यादत में इस मसले का हल चाहते हैं। अगर उन्हें कोई डिलिमिटेशन के लिए वक्त चाहिए, अगर उनके तो या तो हम उन्हें हल देंगे कि इस तरह 90 दिन के अंदर ये मामला तय हो सकता है, या वो हमें बता दें कि 90 दिन के अंदर नहीं हो सकता। आमिर साहब, आप लोगों की जब वफ्द की मुलाकात हुई थी सर, कतल कलामी के लिए माजर जब मुलाकात हुई थी तो उसमें नुकात तो आपने रखे होंगे। उन्होंने तो सर शेड्यूल ही 30 नवंबर तक का दिया है। नहीं, हमने रखे थे। उन्होंने हमारी बात सुनी थी। उन्होंने कहा था हम बाकी सियासी जमातों से मुशावरत करने के बाद आपको जवाब देंगे। अब देखिए ना, अगर आप एक सियासी जमात को रोज मिलेंगे तो कोई 70-80 तो रजिस्टर्ड जमातें हैं। ये किस सियासी जमात को रोज मिल रहे हैं सर? किस सियासी जमात को रोज मिल रहे हैं? एक को मिलते हैं, ये सारों को नहीं मिल रहे, मुख्तलिफ को, कभी एक को, कभी दो को, कभी तीसरी को। और दूसरी बात ये है अनवार साहब, जो बहुत जरूरी चीज है, एक ही दफा सारी सियासी जमातों को इनवाइट कर ले। ठीक, उसमें हमारा कोड ऑफ कंडक्ट भी बन सकता है। हमारा देखिए, ये बहाना नहीं हो सकता कि सिक्योरिटी की सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी ने लाशें उठाए हैं, हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को लहू लुहान देखा है, लेकिन हमने इंतखाबात के इल्तवा की तब भी ये, लेकिन कुछ अरसा 45 दिन इल्तवा हुआ था ना बैरिस्टर साहब, 45 हम खिलाफ थे। जी। हमने उस वक्त भी जनरल मुशर्रफ को कहा था कि ना इल्तवा करे। वो तो जो इल्तवा किया गया हमारी मर्जी के, हम तो इलेक्शन में थे। देखिए, कभी भी आईनी तो ये देखिए, ये कोई 1 या 2 दफा का मामला नहीं है। ठीक है, ये एक रिवायत बनने की बात है। अगर आज आप सिक्योरिटी की सूरत हाल को अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करेंगे और उस पर इलेक्शन का इल्तवा करेंगे, तो कल को कोई भी सर इंपॉर्टेंट स्टे ऑन दिस पॉइंट सर, बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। मैं अनवर रजा से भी सर इस पे राय लेता हूं, फिर और कर लेने दे, फिर मैं आपसे इजाजत ले लूंगा। अच्छा सर, बात मुकम्मल कर लूं सर प्लीज कीजिए जी, प्लीज। जी, मैं समझता हूं कि हम लोग अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं बुला रहा या नहीं बुलाना चाहता, तो हो सकता है पीपल्स पार्टी इसमें लीड ले ले, ये अच्छी बात है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ले और जिसमें हम ये फैसला करके हम असिस्ट करेंगे। आईनी तौर पे सदर पाकिस्तान से लेके एक आम एहलकार तक का फर्ज है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना, मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन के लिए। पीपल्स पार्टी तैयार है। हम पीटीआई की तरह जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक और सवाल सर, मुआवनत करेंगे। आमिर साहब एक और सवाल बिफोर यू सर यू लीव सर, आज एक और सवाल आपसे करते हुए फिर मैं सर आपसे इस हवाले से तफसीलन बात कर लूंगा। पीपल्स पार्टी ने आज भी गुफ्तगू की, आप खुद लाहौर में मौजूद है, लाहौर में सीसी का इजलास हो रहा है कि पंजाब में उनको दीवार से लगाया जा रहा है। तो सर ये मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वजीर आला हैं ऑनरेबल, इनके तो सर पीपल्स पार्टी भी ने भी हिमायत की थी और PMLN ने भी की थी। तो आप लोगों को क्यों कर ये महसूस हो रहा है कि आपको दीवार से लगाया जा रहा है इस हवाले से? और कुछ बैनुल सतूर शिकवे शिकायत भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, नून लीग, आप लोगों ने 16 माह इकट्ठे हुकूमत भी की, उस हवाले से भी उनकी तरफ से आ रहे हैं। तो ये क्या माजरा है? माजरा ये है कि हमने कभी भी किसी को इजाजत नहीं दी कि सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपके सियासत करे, एस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपके सियासत करें, या आजकल की तरह इलेक्शन कमीशन के पीछे छुपके सियासत करें। अच्छा। PTI के वुज़रा होते थे, वो हरकारे बने हुए थे नैब के। रोज कहते थे शाम को गिरफ्तार हो जाएगा, कल वो गिरफ्तार हो जाएगा, परसों वो। ये काम नैब का था, कैबिनेट का नहीं था। इसी तरह इलेक्शन कमीशन को अगर इलेक्शन में करवाने में अभी कोई मामला है, तो क्या ये मामला नून लीग का है? क्या नून लीग के लोग या तर्जुमान ये बताएंगे कि इलेक्शन कब होने हैं, कब हालात साजगार होंगे, या वो तारीख देंगे कि मियां साहब जब आएंगे तब इलेक्शन होंगे? तो हमारा किसी से इख्तलाफ नहीं है, हम इत्तेहादी हैं, लेकिन किस में? जमहूरियत में, आइन के तहत इत्तेहादी हैं। आइन के खिलाफ तो हम कभी इत्तेहाद नहीं बना सकते। जब ये आइन के खिलाफ जनरल ज़िया के साथ खड़े थे तो हमारे मुखालिफ थे, जब आइन के साथ जनरल मुशर्रफ के मुखालिफ खड़े थे तो हमारे इत्तेहादी थे। आज भी हमारे इत्तेहादी तब होते हैं जब ये आइन और जमहूरियत के साथ होते हैं। अगर ये आइन के मुखालिफ खड़े होंगे, कोई भी खड़ा होगा, वो हमारा इत्तेहादी नहीं है। हमने आइन दिया है, हमने जमहूरियत के लिए जाने दी हैं, हम कैसे इस पे कंप्रोमाइज करें? और मैं बार बार कह रहा हूं अनवार साहब, मेरा पॉइंट मैं फिर यही कहूंगा, कोई इख्तलाफ नहीं। हम इलेक्शन कमीशन की साख और एतबार को बहाल रखना चाहते हैं, जिसे PTI ने तबाह करने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन इसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी तजब्जुब से निकलना पड़ेगा। साख
हम सियासी जमातों ने उसकी कायम रखी है। मोतदल रवैया, मुतवाजन रवैया, आइन के ऊपर अमल दरामद उसकी साख बनाएगा। इससे इनहराफ उसकी साख तबाह कर देगा। हम दस्त बदस्ता इल्तिजा करते हैं कि इदारे रोज नहीं बनते, आईनी इदारों को अपनी साख बहाल रखनी बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर किया। सर टुवर्ड्स दी एंड फिर हमने ब्रेक लेनी है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी का ये जो इस वक्त का जो सियासी तर्ज अमल है, इस पर आप कमेंट कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून से कोई मसला नहीं है, उन्हें मसला इस्टेब्लिशमेंट से है, और मुस्लिम लीग नून के तो इत्तेहादी रहे हैं और आप मुस्तकबिल करीब की बात है। अब उन्हें मसला ये है कि उन्हीं को सिर्फ एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, बैनुसतूर बाकी जमातों को नहीं मिल रही। देखिए, वो चाहते हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, तो गुमगु की कैफियत उन लोगों ने खुद पैदा की कि जब आपको CCI का फैसला नहीं करना चाहिए था तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाते। अब आप ये शिकवा कर रहे हैं कि पंजाब में आपको खुलकर नहीं खेलने दिया जा रहा, दीवार से लगाया जा रहा है। तो कौन लगा रहा है दीवार के साथ? कोई पोलिटिकल पार्टी तो नहीं, या तो आपको वोट आउट किया जाएगा ना। अब वो आप जरा, वो उन्होंने भी बड़ा जुमानी बात की कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस तरह कतन ऐसा नहीं है, उनका अब इशू जो है वो है इस्टेब्लिशमेंट। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब बयान दिया कि कोई भी चाहेगा इलेक्शन नहीं रोके जा सकेंगे, और फिर आसिफ अली जरदारी साहब का इसके अलावा इसके अलग से एक स्टांस था। अब आप उन दोनों के स्टांस को ज़रा देख लीजिए। अब पीपल्स पार्टी 90 दिन में इसलिए इंतखाबात चाहती है कि वो समझते हैं कि सिंध में हमारी पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत है, और पंजाब में हम किसी तरीके से भी 10 से 15 नशस्तें अगर बना लिया तो हम वफाक में हुकूमत बनाने के काबिल होंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात दूसरी, उन्हें पता है कि जब नवाज शरीफ वापस आ गए तो डेफिनेटली पंजाब में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। देखिए, अब आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब के अंदर इलेक्टेबल्स जो है वो उनकी तरफ देख रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक नहीं है। इलेक्टेबल्स तो सारे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, उनके पास भी नहीं, सारे चले गए। अभी भी ऐसे देखे आज़ाद लोग हैं, उम्मीदवार हैं कि जो अपने हल्के में डोमिनेट करते हैं और आज़ाद हैसियत से जीत कर आते हैं, और उन्हें किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है, तो उसके लिए भी काम हो रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की जो कमज़ोर हैसियत थी उसको किसी ना किसी तरीके से मजबूत किया। बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा आपका सर, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर साहब ने ज्वाइन किया था और कमल दिलशाद साहब ने। बाहर कैफ अब कल जब CEC के फैसले आएंगे पीपल्स पार्टी के, तो फिर उस पर ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे कि पीपल्स पार्टी का क्या अमल होगा। कल हम खुर्रम दस्तगीर साहब से बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के इस्तिकबाल के वाले से। एक छोटा सा वक्फे लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ साहब UN जनरल असम्बली के इजलास के लिए 18 सितंबर से 23 सितंबर तक अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, इसकी अहमियत। एजाज़ अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक सेक्रेटरी खारजा और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। फितना फैलाने वाले लोग वो कभी भी बाज नहीं आते। इस बार भी उन्होंने यही किया है। मेरे बाबा कोई खेल खेल रहे हैं। ये बीमारी जल्द ही पाया तख्त को अपनी लपेट में ले लेगी। होने वाले धमाके आपके पाशा हजरात के हुक्म पे किए गए। पाशा हजरात को किस चीज की धमकी देकर उस दस्तावेज पर दस्तखत करवाए गए? पाशा हजरात के बदले शहजादे सबाहद्दीन को माफ किया जाए और वलीअहद करार दिया जाए। बहुत हुआ, जंग होगी। किसने तुम्हें इसमें शामिल किया? आज रात बहुत मुश्किल होगी पाशा। बाबा, मुझे बाबा कहने की जरूरत नहीं। जितने भी लोग हैं सबको जमा करो और हमले की तैयारी करो। फिर अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि अगर एक भी बम फटा तो मैं तुम्हारी पूरी नस्ल तबाह कर दूंगा। जुल्फुल इस्माइल पाशा को गिरफ्तार कर लें। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब गुफ्तगू करेंगे एजाज़ अहमद चौधरी साहब के साथ। सर बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने प्रोग्राम सजते के लिए वक्त निकाला। सर, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब UNGA के इजलास सालाना इजलास के सिलसिले में 18 सितंबर को न्यूयॉर्क जा रहे हैं। आप अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, अहम मनसबों पे रहे हैं, फ़ॉरेन ऑफिस में फ़ॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दिए हैं। बताइएगा इस इजलास की अहमियत और जो कलीदी खिताब होता है, आप समझते हैं कि उसमें पाकिस्तान के जो भी वज़ीर-ए-आज़म गए हैं उन्होंने कश्मीर का मौक़िफ़ उठाया है पुरजोर अंदाज में, क्योंकि अनफिनिश एजेंडा है, और इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से भी आज बात कर रहे थे जो हमारे अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब। क्या कहेंगे एजाज साहब? जी, ये बात दुरुस्त है कि
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का जो सालाना इजलास होता है, सितंबर में शुरू होता है, उसमें पाकिस्तान ने हमेशा अपनी आला तरीन सतह पर शिरकत की है। तकरीबन हर बार वज़ीर आज़म जाते हैं, कोई एक आधा ऐसा साल गुजरा हो जिसमें ना गए हों। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि दुनिया के तमाम सरबराहान मुमलिकत आते हैं और वो अपनी अपनी पोजीशन जो है, वो फॉर्मल पोजीशन, रस्मी जो पोजीशन है, वो बयान करके जाते हैं। और फिर अगला सारा साल जो उसमें मीटिंग्स होती हैं, उसमें ये पता होता है कि जी किस मुल्क ने क्या पोजीशन दी। जी, आपने दुरुस्त कहा कि बहुत सारे इसके एजेंडा आइटम्स हो गए, लेकिन पाकिस्तान के लिए हमेशा से कश्मीर का आइटम जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि जिस तरह आपने खुद कहा कि ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, ये 1948 का पेंडिंग है अक़वाम मुत्तहिदा की किताबों के ऊपर। तो उस पर पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी अवाम के ऊपर जो जुल्म और इस्तबदाद है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। और अक़वाम मुत्तहिदा भी एक बड़ा मौसर फोरम है जहाँ पे ये आवाज़ उठनी चाहिए और हम उठाते रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं जो मेरे ख्याल में इस दफ़ा बहुत उन पे बातचीत होगी। एक तो जो मैं समझ सकता हूँ कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काफ़ी बात होगी, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान में भी सैलाब हों या कोई और कुदरती आफात हों, या दुनिया भर में अब ये पता चल रहा है कि जी ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़े मसाइल हो रहे हैं। और बदकिस्मती से जिस तावन का जिक्र किया जाता है वो उतना हुआ नहीं है, तो उसकी मेरा ख्याल है उस पर भी बातचीत बड़े ज़्यादा होगी। पाकिस्तान ने तो इस दफ़ा ग्रुप ऑफ 77 की क़यादत भी की है क्लाइमेट चेंज में, और मेरे ख्याल उसके लिए बड़ी अप्रिसिएशन भी हुई है। तो ये भी एक मौजू जो है मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी होगा। फिर इसके अलावा मैं समझता हूँ कि यूक्रेन के मसले के ऊपर भी जी, आपको पता है कि बड़ा एक ऐसा आलमी मसला बना है जिसका अभी ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है। यानी लोग अभी भी सोच रहे हैं कि ये जंग ख़त्म कैसे होगी, क्योंकि इसका दायरा खासा फैल गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नेटो और अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर है जो यूक्रेन की सरजमीन पर लड़ी जा रही है रूस के खिलाफ। तो अब ऐसे में अब दुनिया बटी हुई है इसके ऊपर। आपको पता है कि हमारे भी मुल्क ने कुछ पोजीशंस ली हुई हैं इसके ऊपर। इसके कुछ एनर्जी क्राइसिस बड़ा सीवियर हुआ है, जी, उसकी हमने सबने उसकी कीमत अदा की है। फिर कमोडिटीज़ भी आपको पता है यूक्रेन से जिस तरह गंदम आती थी और रूस से भी आती थी, उसके भी मसाइल हुए। तो मेरे ख्याल में इन तमाम मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू होगी। फिर पब्लिक हेल्थ की बात भी एक मौजू ऐसा है, क्योंकि सुन रहे हैं कि ये कोविड-19 के नए वेरिएंट्स जो हैं वो आ रहे हैं और बड़े उनमें से चंद एक तो बड़े लीथल हैं। तो इस वजह से दुनिया के लिए ये लम्हे फ़िक्रिया भी होगा और ये कि तावन करने के लिए एक बहुत ज़रूरी है। अब दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ आप देख रहे हैं कि यूनिलैटरलिज्म बढ़ रहा है, लोग अपने अपने मुल्क का सिर्फ सोचते हैं। तो अगर ये तमाम मसाइल हल करने हैं तो सिर्फ अपना यानी कहते हैं ना कि नेशनलिस्टिक अप्रोच नहीं लेनी पड़ेगी, आपको तावन करना पड़ेगा। तो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम के ऊपर ये तमाम बातें कहनी ज़रूरी हैं, क्योंकि आपस में तावन करके ही इन तमाम मसाइल का कोई हल निकाला जा सकता है। जंगो जदल से तो मसाइल हल नहीं होते। सर आपने बड़े होलिस्टिक अंदाज में इसका पूरा अहाता किया। मैं जानना चाहूँगा सर, नई ग्रुप बंदियाँ भी जन्म ले रही हैं, या आप कह सकते हैं इकनॉमिक जो है वो इकट्ठ बन रहे हैं। G20 का इजलास हुआ भारत में और एक नए रूट की बात हो रही है इंडिया से मिडल ईस्ट और यूरोप तक। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जो डेवलपमेंट हुई है, मैंने कहा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान भी ज़ाहिर बात है जो चाइना की जानिब से बेल्ट एंड सिल्क रोड है उस पर इनिशिएटिव है, उसका हिस्सा है और CPEC हमारे लिए गेम चेंजर है। अब ये नई इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो बात हो रही है, इस पे सर आपका क्या कहना है? देखिए, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर में पहले तो बहरी जहाज से आप गल्फ में जाएंगे, फिर आप रेल से या बसों से या ट्रकों से आप जाएंगे मेडिटेरेनियन की पोर्ट पे, हैफा जाते हैं या कहीं और जाते हैं, फिर वहाँ से इटली की पोर्ट पे या ग्रीस की पोर्ट पे, मोस्ट प्रॉब्ली ग्रीस की पोर्ट पे, फिर आगे जाएंगे। ये जो मल्टी मोडल वे है ये बड़ा वक्त मांगता है, इसके लिए बहुत काम करना होगा। मैं नहीं समझता कि इस कॉरिडोर के अंदर उतनी जान है।
जितनी के दूसरे जो खुश्की पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो बड़े अरसे से सेटल हो चुका है, बहुत सारे ममालिक उसका हिस्सा बन चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि G20 को हिंदुस्तान ने ज्यादा इस्तेमाल किया है अपना कद काठ जो है उसको ऊंचा करने के लिए, और कोशिश की है कि जो अरब वर्ल्ड है खुसूसन जो गल्फ कंट्रीज हैं उसके अंदर अपनी रीच बढ़ाने के लिए, और मुसलमान दुनिया के अंदर भी अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। G20 कोई ऐसा यूनाइटेड नेशंस जैसा इदारा नहीं है जिसमें इसको बाइंडिंग कमिटमेंट निकल सकते हैं। आपने देखा कि उस डिक्लेरेशन में भी कोई ऐसी खास बात नहीं थी। तो ये जो साइड लाइन पे इन्होंने स्पाइस रूट की बात की जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, इसने यकीनन बहुत तवज्जो हासिल की है, लेकिन ज़्यादातर जो तज्जियात मैंने पढ़े हैं उनके हिसाब से इसके ऊपर भी बहुत काम करने वाला है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अगर अपने गवादर को सही कर ले और पाकिस्तान की इक्तिसाद बेहतर हो जाए तो सबसे अच्छा कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान के रास्ते है। अगर पाकिस्तान के रास्ते नॉर्थ साउथ जो हमारा कॉरिडोर, और अगर अफगानिस्तान किसी तरीके से स्टेबलाइज होता है तो उससे बेहतर तो कोई कॉरिडोर है ही नहीं है। लेकिन बहरहाल हमें मतलब है कि सबसे ज्यादा इस वक्त जो अहम चीज है मेरे ख्याल में, पाकिस्तान को अपने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को बेहतर करना चाहिए, कराकोरम से लेकर गवादर तक। तो आप देखेंगे कि यहाँ बहुत ज्यादा बिजनेस जो है वो इस कॉरिडोर पे आ सकेगा और हमें उसके लिए काम करते रहना चाहिए। अच्छा सर, कमिंग बैक टू UNGA, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ज़रबत है जो UN सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस साहब, वो पाकिस्तान भी आए थे जब सैलाब की तबाहकारियाँ हुई और फिर क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो डैमेजेस की क्लेम होता है उस हवाले से पाकिस्तान ने अपना तगड़ा केस भी लड़ा। उनका जो हालिया बयान आया तो उन्होंने यही कहा है कि जो फंडिंग के वादे किए जाते हैं स्पेशली जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और UN के फोरम पे, वो फिर जिसे कहते हैं अमल दरामद या उस पर अमल पेशरफ्त हतमी नहीं हो पाती और फंडिंग गैप बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कोविड के नए वेरिएंट्स की भी बात की, SDGs के भी अहम इजलास होंगे, उसमें भी निगरान वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। सर ये जो फंडिंग की कमिटमेंट्स की जाती हैं फिर उनका फॉलोअप नहीं होता, उनसे उनकी भी अमल दरामद नहीं हो पाता, कैसे इसको इफेक्टिव बनाया जाए जब इस तरह के सालाना इजलास हो? बयानात तो दिए जा रहे हैं जैसे मैंने कहा सेक्रेटरी जनरल साहब ने भी दिया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी मैं ये समझता हूँ कि ये गुटेरेस साहब ने, सेक्रेटरी जनरल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है, मेरा अपना मुशाहिदा भी यही है। और अगर आपको याद हो दिसंबर 2015 में पेरिस में बहुत बड़ा एक इजलास हुआ था जिसमें बड़े वादे वईद किए गए थे, $100 बिलियन के फंड की बात की गई थी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास अमाउंट पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क को मिली है। मैं ये समझता हूँ कि आप अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ के मसाइल के हल के लिए एक दूसरे से सीख सकते हैं, आप एक दूसरे की टेक्नोलॉजी के बारे में बात जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क को पैसे दे देगा, ये मुझे होता नजर नहीं आ रहा। इसलिए इसका हल ये है कि पाकिस्तान ज़रूर उसमें बैठे और बातचीत करे और उससे सीखे और अपनी आवाज़ उठाए, लेकिन डिपेंडेंस ना करे। अपना इन्हिसार आपको अपने ही दस्तों बाजू पर करना होगा, क्लाइमेट चेंज हो या कोई और मसला। अच्छा मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा अनवर साहब कि अक़वाम मुत्तहिदा के इस दफ़ा के इजलास में एक और मसला भी अभी मेरे ज़हन में आया है जो आना चाहिए और होगा, वो है अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त दोबारा से टेररिज्म की आप देखें कि हवा उठ रही है, खुसूसन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जिसे कहते हैं ISKP और IS का भी, और भी अमेरिका के जो सेंटकॉम के पुराने चीफ हैं उन्होंने भी ये बात कही कि अमेरिका ने एकदम से जो विड्रॉ कर लिया, रिस्पॉन्सिबल विड्रॉ नहीं किया, उसकी वजह से भी उनको जड़ें मिल रही हैं। और आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो TTP है उसको भी वहाँ अफगानिस्तान में से एक पुष्ट पनाही हासिल हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त तो पाकिस्तान का लग रहा है ये पूरी दुनिया का मसला बन जाएगा। दहशतगर्दी पे जो हमने जंग जीती है, हम दोबारा उस जंग में नहीं जाना चाहते। तो इसलिए ये मसला भी मेरा ख्याल है दुनिया को आपस में बातचीत करके इस पे काबू करना होगा। आप समझते हैं निगरान वज़ीर आज़म जब अपना खिताब करेंगे 22 सितंबर को तो इस इशू को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि अभी रवां माह में हमने देखा है कि पाक अफगान सरहद पे हमले भी हुए और चित्राल में भी पेनिट्रेशन करने की कोशिश की। आपने वजह का जो कलअदम तंजीम है TTP, तो इस हवाले से इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए एजाज साहब। बिल्कुल बिल्कुल यही मेरा मतलब था, क्योंकि ये देखें ना इस वक्त
पाकिस्तान ने जिस तरह कितने साल लगे और फिर ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के बाद से हमने इतनी मेहनत की, रद्दुल फसाद किया, अभी तक कर रहे हैं और हमने शिकस्त दी। मैं समझता हूँ दुनिया के बहुत चंद मुल्क हैं जिनमें पाकिस्तान शामिल है जिन्होंने बाकायदा टेररिज्म को शिकस्त दी, लेकिन हम उसके लिए बड़ी कुर्बानी दी, हमारे कई बिलियन खर्च हुए, हमारे लॉसेस हुए, हमारे जाने ज़ाया गई। अब हम दोबारा उस पे नहीं जाना चाहते हैं, तो ये जो टीटीपी का एक खतरा है इसको निमटना चाहिए। और मैं जब समझता हूँ कि अगर आज टीटीपी है तो कल अफगानिस्तान के दूसरे जो नेबर्स हैं उनके लिए भी मसला होगा। सर, हमने ये भी देखा कि रीजनल अप्रोच की बात की गई थी कि जो अफगानिस्तान का इशू है उसके लिए रीजनल अप्रोच अपनानी चाहिए। इज इट पेइंग डिविडेंड्स? खबर ये भी है कि चीन ने अपना सफीर मुकर्रर किया अफगानिस्तान में। जी देखिए, रीजनल अप्रोच करनी पड़ेगी आपको। अभी तक दुनिया के 2 साल हो गए, किसी ने भी उनको फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया। चीन का जो सफीर क्या है, उन्होंने कहा कि हम तो रोटेशन कर रहे हैं। अच्छा। मेरा नहीं ख्याल कि वो फॉर्मल रिकॉग्निशन है। कुछ लोगों को मैंने सुना है ये कहते हुए कि ये उन्होंने रिकॉग्निशन, हमारा भी सफीर किया हुआ है, उसको हम नाज़िमुल उमूर कहते हैं, हालांकि वो सफीर के रैंक के हैं, वो हमारे जो गए हुए हैं वहां पे। तो ये आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। इस वक्त हमें बड़ी ज़रूरत है कि हम दोबारा रीजनल अप्रोच करें। पहले रीजनल अप्रोच में रशिया भी शामिल था और हम बातचीत करते थे, क्योंकि अमेरिका और यूरोप की दिलचस्पी बड़ी कम हो गई थी। लेकिन बदकिस्मती से जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है तो रूस की तवज्जो उस तरफ मरकूज हो गई, बल्कि सारी दुनिया की हो गई है। तो ये अफगानिस्तान से नजरें कुछ हट गई हैं। नतीजा ये हुआ कि आईएसएस जो है, इस्लामिक स्टेट जो है, उसको एक किस्म का मौका मिल गया दोबारा इसमें अपने कदम जमाने का। और ये खतरा जो है, मैंने जिस तरह कहा, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, अफगानिस्तान के सिर्फ हमसायों के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए होगा। तो इस वजह से हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा में हम जाके इसकी निशानदेही करें कि भाई देखें, सर जोड़ने का वक्त है और रीजनल अप्रोच भी हो, इंटरनेशनल अप्रोच भी हो। अफगानिस्तान के अवाम बड़ा सफ़र कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, वो भी हल करें। उनके पैसे जो अमेरिका में फ्रीज किए हुए हैं वो भी दिए जाएं। लेकिन साथ ही साथ तालिबान को ये बड़ा पैगाम जाना चाहिए कि आपने जो वादे वईद किए थे उनको पूरा कीजिए। और ये गलत बात है कि आप औरतों को अगर तालीम ना लेने दें या उनको काम ना करने दें, या आप दहशतगर्दी के खिलाफ तावन ना करें, और या आप दूसरे इंक्लूसिव हुकूमत ना बनाए, बाकियों को साथ लेकर ना चलें। इससे अफगानिस्तान में दोबारा खाना जंगी हो सकती है और ये सबके लिए नुकसानदेह है। ये बात कहनी वहां पे जरूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम नुकात उठाए। एजाज अहमद चौधरी साहब, आपने हमसे खसूसी गुफ्तगू की। वियर्स, निगरान वज़ीर आज़म अनवर वाकड़ साहब के दौरे अमरीका, जहाँ वो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे, खलीदी खिताब भी करेंगे, साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें भी तय हैं, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसमें पाकिस्तान भी ज़ाहिर बात है बहुत इंटरेस्टेड है, उसमें भी इन इजलासों में भी शिरकत करेंगे। आज दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अगले हफ्ते आपको न्यूयॉर्क से प्रोग्राम सच तो यह है कि स्पेशल शोज़ भी आपके लिए लेकर आएँ और वहाँ पर ये जो नुकात एजाज अहमद चौधरी साहब के साथ गुफ्तगू में उठाए गए हैं इनका भी अहाता करें। तब तक के लिए मुझे सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम सच तो यह है कि प्रोडक्शन टीम को इस हफ्ते तक की इजाज़त दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी पीर को, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।